सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है दोस्तों आपकी 15 अप्रैल, और आज हम 15 अप्रैल से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी साथी पूरी क्लास को ध्यान से और आखिरी तक जरूर देखिएगा। और आज के साथ ही आपकी जो क्लास है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप सभी साथी पूरी क्लास से आखिरी तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए एक बार पहले हम लोग फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 14 अप्रैल के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि साथियों हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि अभी भारत और किस देश की सेना के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डस्ट डे, ये शुरू हुआ है। तो ये 15 अप्रैल को ही शुरू हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। अभी एक इंडेक्स जारी की गई थी, नाम था इसका वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही थी? तो 10वीं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की कौन सी जो यूनिवर्सिटी है ये 20वें स्थान पर रही थी? तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है। इसके बाद हम लोगों ने अपॉइंटमेंट पढ़ा था कि जो तरुण बाजार है इनको भी यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख बनाया गया। उत्तर प्रदेश का जो चित्रकूट है यहाँ पर भी पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया और ये एकदम धनुष के आकार का है। दुनिया का जो सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क है ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो गुजरात के कच्छ के छाबड़ा के अंदर। किस देश ने अभी पहली बार अपने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया था? तो रूस ने। गोपीचंद जो थोटाकुरा है ये पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। 12 अप्रैल को हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 अप्रैल को। मुरारी लाल का अभी हाल ही के अंदर निधन हो गया था। ये कौन थे? तो एक पर्यावरणविद थे जो कि चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किसे किया है? तो ये क्या कहता है? लोकेश मुनि को। और ये पहले भारतीय थे जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। आपको किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है यानी कि IMF, इसका जो प्रबंध निदेशक है ये किससे चुना गया है? तो इनको साथ ही दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। नाम इनका क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथ जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने भी दूसरे कार्यकाल के लिए जो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है इनको फिर से नियुक्त किया है। अच्छा, इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो इनका जो कार्यकाल है ये 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाला है और ये इस पद पर कब तक रहेंगी? तो 5 सालों के लिए। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के बारे में बात करें तो इनका जो संबंध है ये बुल्गारिया देश से है, यानी कि बुल्गारिया की अर्थशास्त्री है। और इन्होंने कब पदभार संभाला थे? तो 1 अक्टूबर 2019 को। और इससे पहले साथ ही इन्होंने 3 महीने के लिए जो विश्व बैंक समूह है इसके अंतरिम अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। अब बात करते हैं हम लोग IMF के बारे में पहले। तो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना हुई थी 1944 के अंदर। मुख्यालय का है तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC के अंदर। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 190। लास्ट इसका जो सदस्य देश है ये एंडोरा है। अब एक बार आप लोग बाकी के नाम को और देखिए। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको पढ़ाया था, सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है। ये जो अजय पाल सिंह बांगा है इनको भी विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष चुना गया है जो कि एक भारतीय है। इससे पहले मास्टर कार्ड के CEO थे डिल्मा रूसेफ। ये अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रमुख है जिसका मुख्यालय कहां पर है? तो चाइना के संघाई में। और जो नोगोजी ओकोंजा-इवेला है ये वर्तमान में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महानिदेशक है। और WTO का मुख्यालय कहां है? तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए आज का। निम्नलिखित में से भी किस राज्य में अप्रैल 2024 में स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय के अंदर। दरअसल साथियों मेघालय में क्या है कि 5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ये स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया जाएगा। और इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रोत्साहन करना और साथ ही कृषि पर्यटन को बढ़ावा देना है।
अब बात करते हैं हम लोग मेघालय के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जैसे साथियों, मेघालय का जो गठन है ये पहले असम राज्य का हिस्सा हुआ करता, लेकिन 21 जनवरी 1972 को इसे अलग राज्य का दर्जा दिया गया था मेघालय को। मुख्यमंत्री यहाँ के कोनराड के संगमा, राज्यपाल यहाँ के फागू चौहान और राजधानी है शिलोंग। यहाँ पर लोकसभा की सीटों की बात करें तो ये आपकी 2, राज्यसभा की सीट है 1, जबकि विधानसभा की सीट कितनी है तो 60। यहाँ पर 2 फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। और ये पक्षी अभ्यारण्य याद रखिएगा, क्योंकि ये आरआरबी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था सीबीटी 2 वाला, इसमें पूछा हुआ है कि जो सिरजू पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, तो मेघालय के अंदर, याद रखिएगा। अब ये महोत्सव से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। जैसे कि साथ ही सारे के सारे फेस्टिवल हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कस करे हैं। गुड़ी पर्व महोत्सव ये महाराष्ट्र के अंदर मनाया गया था। हेमिस फेस्टिवल ये लद्दाख के अंदर आयोजित किया था। हॉर्नबिल महोत्सव ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और अभी रिसेंटली फिर पूछा गया एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो याद रखिएगा, ये नागालैंड के अंदर मनाया जाता है नागा जनजाति के द्वारा। और ये भी पूछता है कि कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो 10 दिनों तक मनाया जाता है, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। पोंगल और जो जल्लीकट्टी त्योहार है ये तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला, जो कि ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है पुष्कर मेला, ये राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। और 2 दिन हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, अभी सरोल महोत्सव यह मनाया गया अभी झारखंड के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी अप्रैल 2024 में भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? तो ये दिए दोस्तों नेपाल देश को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल नेपाल के विभिन्न जिलों में क्या है कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जो विभिन्न संगठन है, इनको 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें भारत ने उपहार में दी हैं। ये वाहन दिए किसने, तो नेपाल में भारतीय जो राजदूत हैं नवील श्रीवास्तव, इन्होंने नेपाली जो वित्त मंत्री हैं वर्षामान, इनकी उपस्थिति में लाभार्थियों को ये वाहन सौंपे हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेपाल के बारे में। तो पहले आप लोग नेपाल का मैप देखिए। ये जो साथी नेपाल है ये एक बफर कंट्री है। अच्छा, बफर कंट्री कहते किसे हैं, तो 2 देशों के बीच में कोई छोटा देश बफर कंट्री कहलाता है। और ये एक लैंडलॉक कंट्री भी है, यानी कि चारों ओर ये भूमि से घिरा हुआ है। इसके आसपास आपको कोई भी समुद्र देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ की राजधानी क्या है, तो ये आपकी काठमांडू। मुद्रा चलती है नेपाली रूपी। राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो पुष्प कमल दहल प्रचंड। और साथ ही जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहीं पर सार्क का भी मुख्यालय है, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क का जो मुख्यालय है ये भी नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर है। और सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा अपना प्यारा भारत, चौथा इसमें पाकिस्तान, 5वां है अफगानिस्तान, 6वां इसमें नेपाल, 7वां इसमें भूटान और 8वां है बांग्लादेश। ये 8 इसके सदस्य देश हैं सार्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग है इसमें किसने गोली चलवाई थी? ये साथी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है DSSC के एग्जाम में। अभी क्या है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसकी बरसी मनाई गई है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने स्लाइड के अंदर टाइप किया है। तो याद रखिएगा सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये चलवाई थी जनरल डायर ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल 13 अप्रैल 2024 को क्या है तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसकी इस बार 105वीं बरसी मनाई गई है। दरअसल साथियों 13 अप्रैल 1919 को क्या है कि जो 2 राष्ट्रवादी नेता थे, एक का नाम था सत्यपाल और दूसरे नेता का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर काफी सारे लोग एकत्रित हो गए थे जलियांवाला बाग, जो कि एक स्थान है अमृतसर के अंदर। और इसी भीड़ पर जो कि नियति थी और इन पर जो जनरल डायर है इसने बिना कोई आदेश दिए हुए गोली चलवाई, जिसमें हजारों नियति और पुलिस महिलाएं क्या कि शहीद हो गए थे, साथ में बच्चे। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर के नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं। जैसे कि यदि आप लोगों से पूछे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की जो उपाधि है ये कब लौटाई थी, तो 1915 के अंदर।
और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? तो केसर हिंदी की उपाधि। और 13 मार्च साथियों 1940 को क्या है कि जो महान क्रांतिकारी है सरदार उधम सिंह, इन्होंने जनरल डायर को इंग्लैंड के कैक्सटन में गोली मारकर इस नरसंहार का बदला लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 14 अप्रैल 2024 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की इस बार कौन सी भी जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई साथियों इस बार 134वीं जयंती। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। पहले हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है बाबा साहब अम्बेडकर को, और इस बार इनकी 134वें नंबर की जयंती मनाई गई है। यदि आप लोगों से पूछे कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1990 के अंदर, और मरणोपरांत दिया गया था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू के अंदर। महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली के अंदर। इनके पिता का क्या नाम था? तो रामजी मालोजी सकपाल। माता का नाम था भीमाबाई, जबकि पति का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था सॉरी, तो रमाबाई। अब बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित हम लोग पहले पुस्तकों को डिस्कस कर लेते हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछी हुई है, जैसे कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 1940 के अंदर प्रकाशित हुई थी। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट ये 1936 के अंदर। हु वेर दी सुधराज ये 1946 में प्रकाशित हुई थी। विच वे टू एमेंसिपेशन ये 1936 के अंदर। और द कैबिनेट मिशन एंड द अनटचेबल्स ये 1946 के अंदर प्रकाशित हुई थी। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि बाबा साहब जो अम्बेडकर साहब है ये किस किस सभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो जैसे साथियों वर्ष 1926 से लेकर 36 तक ये बॉम्बे विधानसभा परिषद के सदस्य रहे हैं। 1937 से लेकर 42 तक बॉम्बे विधानसभा के सदस्य रहे हैं। 1942 से लेकर 1946 तक ये श्रम मंत्री रहे हैं। 1947 से लेकर 51 तक बाद के पहले ये कानून मंत्री थे। और 1952 से 1956 तक राज्यसभा सदस्य भी रहे बॉम्बे से। अब हम लोग देखते हैं इनकी कुछ पत्रकारिता है, जैसे कि साथियों प्रबुद्ध भारत ये कब प्रकाशित हुई इनकी पत्रकारिता? तो 1956 के अंदर। मूक नायक 1920 के अंदर। बहिष्कृत भारत ये 1927 के अंदर प्रकाशित हुई थी। समता हुई थी 1928 के अंदर। और जनता 1930 के अंदर। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक नया क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। हाल ही में जॉन डक्स कनाडा गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया है? नाम है दोस्तों उनका डॉक्टर गगनदीप कांगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथी डॉक्टर गगनदीप कांगा है ये पहली भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया है। अच्छा, ये पुरस्कार इन्हें मिला क्यों है? तो ये पुरस्कार इनको बच्चों में आंत रोग पर शोध के लिए दिया गया है। बात करें गगनदीप कांगा के बारे में तो ये है कौन? तो ये वर्तमान में बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन में वैश्विक स्वास्थ्य निदेशक है। अब ये अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। ये सारे के सारे अवार्ड हमने अभी रिसेंटली पढ़े हैं और मैं आपको ना जाने कितनी बार रिवीजन करा चुका हूं। जैसे कि डॉक्टर प्रभा अत्रे, इनको वर्ष 2030 का सरस्वती सम्मान दिया गया। इस बार कौन से नंबर का था? तो 33वें नंबर का। वर्ष 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार जिसका नाम है इरास्मस पुरस्कार, ये दिया गया था कर्नाटक के टीएम कृष्णा को। इस बार 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दो व्यक्तियों को दिया गया, राम भद्राचार्य और कवि गुलजार को। मिस वर्ल्ड 2024 इस बार कौन बनी थी? तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्रिजकोवा। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 ये पत्रकार कारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार दो महिला पत्रकारों को दिया है। एक का नाम है ग्रीष्मा ठाकुर और दूसरी महिला का नाम है रितिका चोपड़ा। 29वां जो देवी शंकर अवस्थी सम्मान है ये किसी कवि या फिर आलोचक को दिया जाता है और इसमें एक कंडीशन है कि उसकी व्यक्ति की जो आयु है ये 45 वर्ष से कम होनी चाहिए और ये दिया गया कवि और आलोचक निशांत को। सेराबिक लीडरशिप अवार्ड ये किसे मिला था? तो यूएई के जो COP 28 के अध्यक्ष थे सुल्तान अल जाबिर, इन्हीं को दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय जो संस्कृति पुरस्कार है ये दिया गया भी मीना चरांदा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय न्याय अकादमी के अभी नए प्रमुख ये कौन बने हैं? नाम है साथियों इनको अनिरुद्ध बोस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथियों अनिरुद्ध बोस है ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं और इनको भी राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जो कि भोपाल के अंदर है इसका नया निदेशक नियुक्त किया है। बात करते हैं राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 के अंदर और ये अकादमी आपको बता चुका हूं कि भोपाल के अंदर है, लेकिन इसका जो पंजीकरण कार्यालय ये दिल्ली के अंदर है। नेशनल जुडिशरी एकेडमी के बारे में बात करें तो बात करें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत काम कर दिए। अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जैसे कि जो संजय नायर है इनको भी एसोचैम का नया अध्यक्ष बनाया गया था। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी थी? तो शेफाली चरण। राकेश मोहन इनको भी विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया था। कमल किशोर इनको भी यूएन के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि बनाया गया था। और जो जयश्री दास वर्मा है इनको मैं भी रिसेंटली पढ़ा है कि फिक्की जो लेडी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी भी नए अध्यक्ष बनी है और कौन सी नंबर की? 41वें नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट के भी सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टीडे ट्रॉफी 2023-24 ये किस टीम ने जीती है? करेक्ट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्वी क्षेत्र ने। दरअसल साथियों जो पूर्वी क्षेत्र ने की क्रिकेट टीम है इसने सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टीडे ट्रॉफी 2023-24 जीती है और इसने फाइनल में हराया किसे? तो दक्षिणी क्षेत्र को। यदि आप लोगों से पूछे इसका फाइनल मुकाबला खेला कहां गया था, तो महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम पुणे के अंदर। इसमें जो विजेता है जो कि पूर्वी क्षेत्र है इसे 50 लाख रुपए की इनामी राशि दी गई है, जबकि उप विजेता को 20 लाख रुपए की। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के बारे में बात करें तो मैच का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है ये मिन्नू मणि को चुना है जो कि दक्षिणी क्षेत्र की कप्तान है, जबकि टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ये चुना गया था दीप्ति शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के भी तीसरे जो खिलाड़ी हैं ये कौन बन गए? नाम है इनका दोस्तों दीपेंद्र सिंह एरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथी दीपेंद्र सिंह पेरी है इनका जो संबंध है ये नेपाल से है, यानी कि नेपाल के क्रिकेटर है और ये भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बने हैं। यदि आप लोगों से पूछे कि पहले कौन थे, इससे पहले ये कारनामा किस किस ने किया है, तो पहले थे भारत के दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह और दूसरे वेस्ट इंडीज के किरण पोलार्ड और अब ये तीसरे बन चुके हैं नेपाल के दीपेंद्र सिंह पेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक रूप में नियुक्त किया गया है? नाम है दोस्तों इनका अनुराग कुमार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये जो साथियों अनुराग कुमार है इनको भी 12 अप्रैल को केंद्रीय जो अन्वेषण ब्यूरो है यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसके संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा ये है कौन? तो ये असम और मेघालय कैडर के 2004 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी है, यानी कि आईपीएस अधिकारी। और ये इस पद पर कब तक रहेंगे, यानी कि इसका कार्यकाल कब तक रहने वाला है? तो 24 फरवरी 2027 तक। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें तो पहले हम लोग सीबीआई के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सीबीआई की जो स्थापना 1 अप्रैल 1963 के अंदर हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर, लेकिन इनके वर्तमान में निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये मैंने आपको 29 मार्च को पढ़ाए थे सारे के सारे क्वेश्चन और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भी जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है यानी कि एनडीआरएफ, इसके महानिदेशक कौन बने थे? तो पीयूष आनंद। राष्ट्रीय जो जांच एजेंसी है यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके प्रमुख कौन बने थे? सदानंद बसंत दाते। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी कि बीपीआरडी का महानिदेशक ये बनाया गया था राजीव कुमार शर्मा को। और सीबीआई में साथियों जो संयुक्त निदेशक थी सुप्रिया पाटिल, इनका भी 1 साल के लिए कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत ने भी 7 अप्रैल 2024 को कुतुब मीनार को किस देश के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रोशन किया है? इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और दोस्तों मैंने आपको कल कम्युनिटी पोस्ट में बताया था कि आज सबकी जो क्लास है करंट अफेयर की, ये टाइमिंग चेंज कर दी गई है।
आज से आपको ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये डेली सुबह में 10:30 बजे देखने को मिलेगी, क्योंकि साथ ही जो रेलवे वाले बच्चे हैं आरपीएफ एसआई वाले के, इनके लिए भी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस क्लास के अंदर ऐड करेंगे। और लगभग साथियों हम लोगों ने 3000 क्वेश्चनों का टारगेट लिया है, जो कि हम इसी करंट अफेयर्स की क्लास में जितने भी सारे आरपीएफ एसआई या फिर एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है ये हम सारे के सारे इसी के अंदर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो डेली आप लोग 10:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।